भीमा कोरेगांव पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भीमा कोरेगांव सौर दिवस पर कुछ आम्बेडकरवादी का ये लेख पढ़ा जाना चाहिए। जाने कि भीमा कोरेगांव का युद्ध मानवता की जीत का संग्राम क्यों है। बाबा साहब भीमा कोरेगांव यूं ही नहीं जाते थे। भारत देश में एक प्रचलित कहावत है, तेरे जैसे 56 देखे। जैसे कि ऐतिहासिक घटनाओं से कहावतों का निर्माण होता है, उसी तरह इस कहावत का निर्माण भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध से हुआ है, जब महज 500 महार योद्धाओं ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटाई थी। भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए पहले हमें पेशवा के बारे में समझना पड़ेगा। पेशवा मूल से छत्रपति के अधीनस्थ के रूप में सेवा करते थे। छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके भाई राजा राम के पास रही। 1700 में राजा राम की मृत्यु हुई और उनकी धर्मपत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी II के साथ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु पश्चात में बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति संभाजी के पुत्र साहू जी को रिहाई की कुछ शर्तें पर अपनी कैद से रिहा किया। उसके तुरंत बाद साहू जी ने मराठा सिंहासन का दावा किया और अपनी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। 1713 को साहू जी ने, जो कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन चुके थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ, जो कि थे, उनको 5वां पेशवा घोषित किया। बाद में पेशवाओं का दौर शुरू हुआ और वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए और छत्रपति एक शक्ति विहीन औपचारिकता मात्र का शासक रह गए, जैसे आज के राष्ट्रपति होते हैं। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथों में आ गई और पेशवाओं ने अपनी जातिवादी सोच के चलते महारों पर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत उन्हें कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को कहा गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों से निशान झाड़ू दौड़ा मिटते रहें और वे थूकना भी चाहें तो उन्हें अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। यह वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उनको पेशवाओं को हराना बेहद ज़रूरी था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति बना ली थी। उस वक्त महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवाओं द्वारा अपमानित ढंग से ठुकरा दिया गया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ ले लिया और उन्हें अंग्रेजी सैन्य में भर्ती होने का न्योता दिया। जब 1 जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में युद्ध हुआ, तब पेशवाओं की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल, ऐसे कुल 28,000 सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव II कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बॉम्बे लाइन इन्फैंट्री में कुल 500 महार सैनिक थे, जिनमें आधे घुड़सवार और आधे पैदल सैनिक थे। महार रेजिमेंट की सौर की आगे पेशवा नहीं टिक सके और इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई। पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व अविस्मरणीय वीरता की यादगार में भीमा नदी किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर उन सूरवीरों के नाम लिखे गए। ध्यान रहे, मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि कोई कहे कि यह लड़ाई मराठाओं और अंग्रेजों के बीच हुई या मराठा और महारों के बीच हुई, तो यह बिल्कुल गलत है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच हुई थी और यह लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। हमें सिर्फ 2 जातियों के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह एक जाति की विशिष्टता के खिलाफ लड़ाई थी। शुरुआत में महार समाज के लोग पेशवाओं के पास गए थे उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने महारों को दुत्कार दिया और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। यह लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की लड़ाई थी।
बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ जाते थे और कहते थे कि दलित समाज के लोगों को अपने स्वर को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग अपने उस स्वर को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी आज तक दलितों के स्वर को मनुवादी मानसिकता के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए आज भी देश की सेना में दलितों को उचित भागीदारी नहीं मिली है। आज सेना में राजपूत, गोरखा, मराठा रेजिमेंट है, लेकिन अहीर, चमार, महार रेजिमेंट नहीं है, जिसकी मांग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख नेताओं द्वारा लगातार उठाई जाती रही है। बहुजन समाज का मानना है कि देश की सेना में पहली तो बात है समानता के लिए जाति के नामों पर रेजिमेंट ही नहीं चाहिए। इसलिए सभी जातिगत नामकरण वाली रेजिमेंट के नाम खत्म कर देने चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमारी भी अहीर, महार, चमार रेजिमेंट को बहाल कीजिए, ताकि हमारे लोगों के स्वर को भी याद रखा जाए। यह जातिगत भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता जो आज तक चला आ रहा है, और काबिलियत के नाम पर इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का नाम है भीमा कोरेगांव। आज कुछ मीडिया बंधु जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, वह कभी इसे जातिगत युद्ध और कभी देश के खिलाफ किए गए युद्ध की संज्ञा देते हैं। लेकिन वो यह नहीं मानना चाहते कि जब समाज के एक तबके को हर जरूरी सुविधा से, हर अधिकार से वंचित रखा गया हो और गुलामों से बदतर जीवन दिया गया हो, उस स्थान को देश नहीं कहते। भारत देश सही मायनों में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए संविधान के लागू होने के बाद बना है। इसलिए वह युद्ध देश के खिलाफ नहीं, एक जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग आज भी इसे पचा नहीं पाते। इसलिए वो आज भी अपने किए गए जातिगत भेदभाव को देशभक्ति का मुद्दा बनाकर छिपाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी जातिवादी सोच ने सदियों से झूठ, पाखंड और कपट का सहारा लेकर दलित समाज को दबाने और कुचलने के काम किया है और लोगों का जीवन बर्बाद किया है। जैसे तथागत बुद्ध कहते थे कि कोई भी घटना अपने आप नहीं होती, बल्कि पहले घटित कुछ घटनाओं के ऊपर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही 1 जनवरी 1818 को समाज परिवर्तन की एक लड़ाई भीमा कोरेगांव की है। वर्ष 2022 मंगलमय हो। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई भी स्वीकार करें। इसे अपने साथियों में जरूर शेयर करें।